नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं वसीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर नमस्कार। नमस्कार और आप सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अगले एक घंटे के दौरान तमाम खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। गुजरात और हिमाचल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। आगामी सोमवार को गुजरात में भाजपा की नई सरकार का होगा गठन। वहीं हिमाचल में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई दावेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा के प्रति बढ़ता जन समर्थन, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश। कहा, युवाओं ने भाजपा पर किया है भरोसा। कहा, भाजपा को समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। राज्यसभा में आज निजी विधेयकों का दिन। समान नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, संसद की कार्यक्षमता जैसे करीब 43 विधेयक चर्चा के लिए लिस्टेड। वहीं वित्त मंत्री लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर देंगी वक्तव्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री अगले साल देश में होने वाले G20 सम्मेलन के संबंध में आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे संवाद। चक्रवाती तूफान मेंडोज का चेन्नई सहित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में असर। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। एहतियातन एनडीआरएफ की टीमें तैनात। रूस ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को किया रिहा। बदले में रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बाउट को अमेरिका ने किया रिहा। यूएई के मध्यस्थता से हुई ग्राइनर की रिहाई। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज क्रोएशिया का मुकाबला ब्राजील से। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। तो ये थी अब तक की तमाम अहम सुर्खियां और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं कल जो परिणाम आए हैं चुनावों के, वहां से हम शुरुआत करेंगे। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। आगामी सोमवार को राज्य में भाजपा की नई सरकार का गठन हो जाएगा। राज्य में भाजपा ने साल 2002 में 127 सीट जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस बार भाजपा ने राज्य में 155 से ज्यादा सीट जीतकर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिसे छूना किसी भी अन्य दल के लिए आसान नहीं होगा। और प्रधानमंत्री ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीति की परिपाटी बदली है। राष्ट्र प्रथम के उद्देश्य से वो आगे बढ़ रही है और विकास की राजनीति कर रही है। भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत माता की वंदे मोदी मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने एक ओर जहां लोकतंत्र को मजबूती दी है, वहीं जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था, विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। राज्य में इस ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने युवाओं की बढ़ती आकांक्षाओं को नए आयाम देने और उसे नई सदी के संकल्पों से जोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि युवा जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देते हैं। युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब यह है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा के मामूली वोट प्रतिशत के अंतर से हारने के बाद प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया कि जन विकास और राज्य विकास की रफ्तार लगातार जारी रहेगी। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। वहीं उन्होंने बिहार के कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव को भाजपा पर बढ़ते विश्वास की एक बानगी बताया। जब महामारी के घोर संकट के बीच बिहार में चुनाव हुए थे तो जनता ने भाजपा को भरपूर आशीर्वाद दिया। जब महामारी के संकट से बाहर निकलते हुए असम, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर एक के बाद एक चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है, तो भी देश की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा दूरगामी लक्ष्य को मद्देनजर रखकर काम करती है और सिर्फ चुनावी नफे नुकसान के लिए काम नहीं करती है। देश के हर राजनीतिक दल को ये याद रखना होगा कि चुनावी हथकंडों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल
तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। प्रधानमंत्री ने जनता को आगाह किया कि चुनावी दलों को जांचने परखने का समय है। उन्होंने कहा कि भारत में बंटवारे की राजनीति को दरकिनार करने का वक्त आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के साथ आगे बढ़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को जीतने वाले दल से केवल 0.9% कम वोट ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि पहले यह अंतर 5% वोटों का हुआ करता था। नड्डा ने हिमाचल के कार्यकर्ताओं का उनके परिश्रम के लिए अभिनंदन किया। हिमाचल प्रदेश के मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। अथक प्रयास उन्होंने किया, बहुत मेहनत की। यह ठीक है कि हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज जरूर बदला, लेकिन साथ में राजनीति के रिवाज भी बदले। पहले जब पार्टियां बदलती थी तो 5% से वोट का फर्क पड़ता था। आज ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे को यानी 1% से कम वोट से हमारा फर्क रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो सरकार में आने वाली पार्टी है उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वो अच्छे काम में जुटे, अच्छे काम में, विकास में हम उनका साथ देंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से एक कारगर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हिमाचल की जनता के इंटरेस्ट को और उनके हितों की चिंता करते हुए हम काम करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 2 राज्यों में चुनाव हुए, उनके नतीजे कल आए। हम एक एक करके आपसे जानेंगे। सबसे पहले गुजरात से शुरुआत करते हैं। और गुजरात में जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक नए भारत का जनादेश है और इस जनादेश का जो संदेश है वो बहुत दूर तलक जाएगा। इसको अगर आप डिकोड कर सकें कि इस जनादेश का संदेश है क्या आखिर? देखिए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने कल 3 प्रमुख बातों का जिक्र किया कि किस तरह से परिवारवाद के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो डिलीवरी है कल्याणकारी योजनाओं की, वो कैसे 100% सही हो, लाभार्थियों तक पहुंचे, उसका प्रयास बीजेपी करती है। तो दरअसल जो आज का भारत है वो शॉर्टकट नहीं चाहता, वो चाहता है कि जो खासतौर पर जो युवा हैं कि हम उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकारें काम करें और एक नीति के साथ काम करें। तो निश्चित तौर पर जो चुनावी गुणागणित के हिसाब से कुछ वादे किए जाते हैं या फिर समाज में खाई बढ़ाने जो फॉल्ट लाइन्स है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उस पर ध्यान देते हुए कुछ और बटोरने की कोशिश की जाती है। उसको लेकर अब जनता इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, इस तरह की राजनीति चलने वाली नहीं है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो आप देखें कि गुजरात में 27 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार थी और फिर चुनावों के बाद ऐसा मैंडेट मिल रहा है जो बीजेपी को ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल को गुजरात की स्थापना के बाद हासिल नहीं हुआ था। इसके 3 बड़े मायने हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई पार्टी गुड गवर्नेंस करती है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करती है, भविष्य में वो बेहतर करेगी, जनता को भरोसा दिलाने में कामयाब होती है, तो वो चुनाव दर चुनाव सत्ता में वापस आ सकती है। और गुजरात में ये गुजरात की जनता ने इस बात को दिखाया है। दूसरी बात यह है कि जब किसी राजनीतिक दल के पास सक्षम नेतृत्व होता है, नेतृत्व पर भरोसा होता है, संगठन मजबूत जमीनी स्तर पर होता है, तब हम देखते हैं कि उस राजनीतिक दल को लगातार सफलता पर सफलता मिलती नजर आती है, जैसा कि गुजरात में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात यह है कि राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि युवाओं की बढ़ी हुई भूमिका को सिर्फ संगठन में ही हिस्सेदारी नहीं देनी है, चुनावी राजनीति में भी खूब हिस्सेदारी देनी है। क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी के इतिहास में चुनाव जो टिकट वितरण हुआ था, बड़ी संख्या में बुजुर्ग जो नेता थे उनको ये कहा गया, उन्होंने खुद से कहा कि अब युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। और हमने देखा कि एक बीजेपी के इतिहास में एक बहुत बड़ा इस तरह से जो फैसला लिया गया था और उस पर लगातार आगे बढ़ा गया, गुजरात में वो बड़े स्तर पर देखने को मिला कि युवाओं को सबसे ज्यादा टिकट मिला। तो हम निश्चित तौर पर उसका एक
परिणाम देखते हैं सकारात्मक तौर पर। अब सभी की निगाहें हैं, जब शपथ ग्रहण होगा किस तरह का मंत्रिमंडल होगा, कितने युवा चेहरों को उसमें हिस्सा मिलेगा, जगह मिलेगी। शैलेंद्र, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सरकार गठन को लेकर के? क्या दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पर जा रहे हैं? क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि हिमाचल में बीजेपी को जो मैंडेट मिला है वो ऐतिहासिक मैंडेट है, बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो किस तरह से अब वहां पर नई सरकार का गठन होगा? निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि सोमवार को जो शपथ ग्रहण होना है उसकी पूरी तैयारियां गांधीनगर के परेड ग्राउंड में चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व से कई नेता जाने वाले हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष गुजरात ने खुद बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे और बहुत मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। इस लिहाज से कि बीजेपी की एक ऐसी ऐतिहासिक जीत हुई है जिसको बीजेपी बाकी राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं उनको बताएगी कि देखिए किस तरह से गवर्नेंस मॉडल पर बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है और जनता का भरोसा चुनाव दर चुनाव जीता जा सकता है। तो निश्चित तौर पर विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक जाएंगे और संभवतः रविवार को यह बैठक होगी जिसमें हम जानते हैं कि जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्हें फिर से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अगली खबर की ओर अब चलते हैं। बिल्कुल, और हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी एक को चुनने की चुनौती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त शिमला से ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अनुज, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो यही कि जो जनादेश हिमाचल की जनता ने दिया है वो कांग्रेस के पक्ष में दिया है। जो रिवाज है उसको भी जो चला आ रहा था उसको नहीं बदला है, वही रिवाज कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब जबकि आज विधायक दल की बैठक होनी है, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा फेस होगा जिस पर कि सभी लोग एकमत होंगे? देखिए, बिल्कुल असीम, रिवाज तो नहीं बदला। जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कि इस बार यहाँ का जो राजनीतिक इतिहास है उसको बदलना है, नया रिवाज लेकर आना है, लेकिन जिस तरीके से कई दशकों से चुनाव होता आया है परंपरा वही जारी रही। एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। कांग्रेस को 40 सीटें जरूर मिली हैं असीम, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी कांग्रेस के लिए यह है कि आखिर उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि मैं चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर था तो वहां कई नेताओं ने अपने आप को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया हुआ था। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरीके से आप नादौन से जानते हैं, नादौन विधानसभा से जो सुखिंदर सिंह सुक्खू हैं वो कांग्रेस के एक बड़े नेता स्थानीय तौर पर माने जाते हैं। वो जिस भी जनसभा में जाते थे वो अपने को बोलते थे कि आप मुझे चुनाव जिताएंगे तो मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। दूसरी तरफ जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है वो प्रतिभा सिंह, उनको भी एक जो कांग्रेस का धड़ा है उनको मानकर चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगी। तो निश्चित तौर पर ये एक थोड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने जरूर रहेगी। हालांकि आज जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनकी शिमला में बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ऊपर यह फैसला छोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन हां, उसी बैठक के दौरान यह बात देखनी होगी क्या उस पर सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। लेकिन दूसरी, अगर मैं चुनाव के जो नतीजे आए थे, एक रोचक जो बात देखने को मिली है इस चुनाव में, हिमाचल प्रदेश के पहले 5 से 6% का एक गैप हुआ करता था जीतने वाली और हारने वाली पार्टी में। और जब कल रिजल्ट आ रहे थे असीम, कल हमारी जो सहयोगी रितु है उनसे बातचीत हो रही थी, मैंने उनको यह बात कही थी कि इस बार का चुनाव एक रिवाज तो बदलेगा कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टियों को जो मत प्रतिशत मिलेगा उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, 1% से भी कम वोट शेयर जो है वो बंटवारा उनका हुआ है। हां, ये बात जरूर है कि 40 सीटों पर कब्जा कांग्रेस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी 30 से नीचे ही रह गई। अनुज, ये अभी हम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी सुन रहे थे, उनका भी कहना था कि 0.9% का
फ़र्क है दोनों के वोट परसेंटेज में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में जो वहाँ पर सरकार थी, क्या ऐसा हुआ कि ये फ़र्क भी आया 0.9% का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो हम ये करें कि ये जो घटा है 5 और 6% का गैप हुआ करता था, उसके घटने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से चली हुई केंद्र सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर पहुंची हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसको एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। इस वजह से यह गैप कम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 जनसभाओं को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि देखिए, डबल इंजन की सरकार का राज्य को किस तरीके से फायदा मिलता है। तो एक लोगों ने मूड बदलने की कोशिश जरूर की कि इस बार रिवाज बदलना चाहिए। और ज्यादातर देखिए, मैं कई ऐसी विधानसभा सीटें बताऊंगा जिसमें हार जीत का अंतर 500 वोटों से है, 250 से 300 वोटों से हार जीत का अंतर है, जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी भले ही सीट हार गई हो, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर रही और दोनों को ही बराबर मिलता हुआ नजर आया। जो आपने बात की 0.9% का जो गैप आया, तो निश्चित तौर पर जो पार्टी जीतेगी और जो हारेगी उसमें कुछ तो थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए यह एक अच्छी बात है कि इस बार भले ही उनकी पार्टी हार गई, लेकिन एक अच्छा चुनाव एक एक कार्यकर्ता ने, नेता ने हिमाचल में लड़ा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने विश्लेषण किया अनुज कि भले ही हार गई हो पार्टी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मन से, तन से इस पूरे चुनाव को लड़ा और इसलिए जो आप जीत और हार का जो फासला है चंद्रशेखर, वो बहुत ही कम रहा, 0.9 माने 1% से भी कम का रहा। तो ये बहुत अपने आप में बिल्कुल, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ने जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही ये फैसले लिए गए। थैंक यू, शुक्रिया अनुज इन तमाम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर की ओर चलते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा निजी विधेयकों का दिन है, जिसमें समान नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, संसद की कार्यक्षमता विधेयक जैसे करीब 43 विधेयक सूचीबद्ध हैं। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वक्तव्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सूची में अनुसूचित जनजाति से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल और भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर नियम 193 के तहत जारी चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा लोकसभा में भी कई निजी विधेयक विधायी कार्यों में शामिल हैं।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो ऋषि, हमने देखा कि किस तरह से जो प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं और वो कौन कौन से बिल हैं जो कि आज लिस्टेड हैं जिस पर की चर्चा होनी है, क्या कुछ उम्मीद करें कि आज किन पर चर्चा हो सकती है और क्या कुछ पारित होने की भी हम उम्मीद करें? देखिए सेम, जहाँ तक पारित होने की बात करें तो ये शीतकालीन सत्र बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जिस तरीके से शुरुआती रूप में जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है, जिसमें सदन की जो कार्यवाही है और जो कामकाज है उसको बिना प्रभावित किए अपने मुद्दों को रखना और हल्का फुल्का जो उनका प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कामकाज पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चल रहा है। और अब तक हमने देखा है कि ख़ासतौर से राज्यसभा का जो माहौल है अब इस तरीके का है कि एक प्रोडक्टिविटी की ओर एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ दोनों जो पक्ष हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि सभापति की जो भूमिका है वो बेहद सराहनीय है और जिस तरीके से वो सभी की बातों को सुन रहे हैं, सभी का पक्ष जान रहे हैं और उस पर जो अपना निर्णय देते हैं वो बहुत अब तक प्रभावित करने वाला रहा है सांसदों को। जैसे कि चंद्रशेखर ने बताया कि जो तमाम विधायी कार्य हैं, आज का दिन शुक्रवार का दिन है और निजी विधेयकों का दिन होता है। दोपहर के बाद दोनों ही सदनों में निजी विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में। और ये जो सांसद हैं कहा जाता है उनका दिन होता है, वो किसी भी पार्टी से संबंधित हों और वो अपनी जो एक सोच है, जो वो चाहते हैं कि सरकार में या देश में कोई कानून होना चाहिए, तो बिना किसी स्ट्रेंथ के वो अकेले ही किसी भी विधेयक को निजी विधेयक के रूप में सदन में रख सकते हैं। आज के दिन ये उनका सबसे बड़ा प्रिविलेज होता है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष की तरफ से, ट्रेजी बेंचेस की तरफ से लोकसभा में कुछ गवर्नमेंट बिजनेसेस हैं जिसमें कि 2 बिल जिस तरीके से पहले से ही टेबल किए जा चुके हैं, एंटी मैरीटाइम और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, इसको कंसिडरेशन और पासिंग के लिए रखा गया है। देखना होगा कि ये आज पारित हो पाता है या नहीं, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के बाद निजी विधेयकों का दिन होता है जो कि मैंडेटरी है करीब करीब, और इसमें किसी भी तरीके की तब्दीली सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की सहमति के आधार पर ही हो सकती है और चेयर उसको सहमत प्रदान करती है। कुल मिलाकर अगर जैसे आपने जिक्र किया कि कितने निजी विधेयक हैं, कौन कौन से हैं, ख़ासतौर से इसमें जो समान नागरिक संहिता का जो बिल है, हालांकि बहुत पहले से ये सूचीबद्ध है, कई सत्र में हमने देखा है कि ये रखा गया है, लेकिन इसके अलावा जो तमाम विधेयक हैं जिसमें ऐसे विधेयक हैं ख़ासतौर से जो पार्लियामेंट की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाए जाने से संबंधित हैं, या कुछ संविधान संशोधन विधेयक हैं, ये निजी विधेयकों के तौर पर जब वो सदन में लाए जाते हैं तो इन पर कई बार ऐसा होता है कि चर्चा भी हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि ठीक है ऋषि, ये तो आप संसद की कार्यवाही की बात कर रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो प्रधानमंत्री की ओर से जो अपील की गई थी कि युवा सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, वो मौके क्या मिल रहे हैं? और दूसरा ये कि कल जो परिणाम आए हैं उसके बाद क्या कुछ माहौल? देखिए, कल के परिणाम की बात करें तो कल के परिणाम एक सुखद परिणाम के तौर पर देखे जा सकते हैं सियासी गलियारों में, क्योंकि सभी को कुछ न कुछ मिला है। जो स्टेक होल्डर थे इस इलेक्शन में, ख़ास तौर से दिल्ली से लेकर गुजरात और हिमाचल, सभी को कुछ न कुछ मिला है और सभी के पास कुछ न कुछ कहने के लिए भी है। जहाँ तक इस पक्ष की बात है तो इस पक्ष के आधार पर फ़िलहाल ऐसा तो लगता है कि एक कॉन्फिडेंस जो है सियासी दलों में है अपनी अपनी पक्ष को लेकर। लेकिन जो आपने बात कही कि जो यूथ हैं, जो युवा जो सांसद हैं, उनको किस तरीके से मौका मिल रहा है, तो निश्चित तौर से कल हमने लोकसभा में भी देखा कि लोक महत्व के जो मुद्दे हैं उनको उठाए जाने के लिए काफ़ी लंबा समय लोकसभा में सांसदों को मिला और उन्होंने इस मसले में अपने अपने इलाकों से, अपने अपने राज्यों से और राष्ट्रहित के तमाम जो मुद्दे हैं वो सदन के सामने रखे। ये जो पूरी पहल है ये बताती है कि चेयर की तरफ से जो कोशिश की जा रही है कि प्रोसेस में अधिक से अधिक बातें, अधिक से अधिक पक्ष, अधिक से अधिक मत, अधिक से अधिक सांसदों के सदन में आए, इस बात को काफ़ी रेखांकित किया जा रहा है। और इससे हम देख सकते हैं कि जो सांसदों की जो भागीदारी है वो बढ़ रही है और मुद्दे देश के जो हैं वो सदन में आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी
जो महत्वपूर्ण खबर है उनकी तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति देहरादून में दून विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल ऊर्जा, शिक्षा, सड़क परिवहन और शहरी विकास से संबंधित उत्तराखंड की कई परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन और शिलान्यास किया था। G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। राजस्थान के जोधपुर में एक गंभीर हादसा हुआ है। यहां के भूंगरा गांव में एक घर में शादी के दौरान आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हो गए। घायलों में 42 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया है कि गैस सिलेंडर फटने के कारण ये हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। और आइए अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान मैंडूज की। चक्रवाती तूफान मैंडूज का असर दिखने लगा है। इसके कारण चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने मैंडोज तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तूफान की आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी के लिए 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। लोकतंत्र की जननी भारत करेगा G20 की मेजबानी। तो आइए इसे बनाएं वैश्विक बदलाव की शुरुआत। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका की बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने रिहा कर दिया है। इसके बदले में रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बाउट को अमेरिका ने रिहा किया है। अदला बदली की यह कार्यवाही यूएई की राजधानी आबू धाबी में हुई। ब्रिटनी को मॉस्को एयरपोर्ट पर फरवरी में पकड़ा गया था। और ब्रिटनी ग्राइनर की रिहाई पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुशी जताई है। बाइडेन ने कहा है कि रूस में अनुचित तरीके से हिरासत में लिए जाने के बाद ग्राइनर अब अमेरिका वापस लौट रही हैं। बाइडेन ने इसके लिए संयुक्त अरब अमीरात का आभार व्यक्त किया, जिसकी मदद से ग्राइनर को रिहाई मिली है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। ये समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा। और अब खबरें खेल जगत से। कतर में आयोजित हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में आज से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू होंगे। पहले क्वार्टर फाइनल मैच में ब्राजील का सामना क्रोएशिया के साथ होगा। यह मैच एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रोएशिया और ब्राजील दोनों ही इस विश्व कप में अच्छे रंग में दिख रही हैं। ऐसे में इस मुकाबले के रोचक और रोमांचक होने की उम्मीद है। छठी बार विश्व कप का खिताब जीतना है ब्राजील का ख्वाब, लेकिन इस सपने को हकीकत में पूरा करने के लिए अब लड़ाई अहम मोड़ पर आ पहुंची है, जहां क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन के सामने 2018 की उपविजेता क्रोएशिया की टीम है। ब्राजील ने ग्रुप दौर में स्विट्जरलैंड और सर्बिया को शिकस्त देकर अंतिम 16 में जगह बनाई और उसके बाद दक्षिण कोरिया को हराकर अंतिम 8 में टीम पहुंची। इस पूरी मुहिम के दौरान इस टीम को सिर्फ कैमरून के हाथों शिकस्त मिली, यानी अब तक इस विश्व कप में ब्राजील की टीम सिर्फ एक मुकाबला हारी है। टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ जिस उच्च दर्जे का खेल दिखाया, उसने इस टीम के स्टार खिलाड़ियों के दमदार खेल को सामने रखा, जिसमें रिचार्लिसन, नेमार जूनियर, विनीशियस जूनियर अहम खिलाड़ी रहे। लेकिन इसके साथ ही ब्राजील के लिए कुछ दिक्कत भी है, जिसमें टीम का क्वार्टर फाइनल का रिकॉर्ड है। टीम 4 में से 3 विश्व कप में क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई है। हालांकि ब्राजील के लिए राहत की बात हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। ब्राजील और क्रोएशिया अब तक 4 बार भिड़े हैं, जिसमें से 3 बार ब्राजील ने जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। उधर क्रोएशिया की बात करें तो इस टीम ने एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन किया है। टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में जापान से कड़ी टक्कर मिली थी, जहां पेनल्टी शूटआउट में जाकर क्रोएशिया के हक में फैसला आया। टीम के पास लूका मॉड्रिच, इवान पेरिसिच, मैटियो कोविचिच जैसे चेहरे हैं, जो मिडफील्ड की सबसे बड़ी ताकत है। क्रोएशिया के लिए बड़ी बात यह है कि इस टीम ने पिछले 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से सिर्फ एक में हार का सामना किया है, जबकि 13 मुकाबले जीते हैं, वहीं 6 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। कुल मिलाकर इस मुकाबले में दबाव का खेल दोनों ओर दिखेगा और जीत का दम वही टीम भरेगी जो अपनी ताकत को अपने खेल में सही तरीके से उतार विरोधी पर दबाव बनाने में कामयाब होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं नीदरलैंड्स ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है।
फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार की रात 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला देर रात 12:30 पर लुसाइल स्टेडियम में खेला जाएगा। प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना की टीम खिताब की प्रमुख दावेदारों में से एक है। हालांकि ग्रुप चरण के पहले मुकाबले में ही अर्जेंटीना को सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर लियोनेल मेसी की टीम ने लगातार 3 मुकाबले अपने नाम करके क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज के दूसरे मुकाबले में मैक्सिको को 2-0 से हराया, जबकि तीसरे मैच में पोलैंड के खिलाफ 2-0 की आसान जीत हासिल की। नीदरलैंड्स के खिलाफ इस मुकाबले में सबकी नजर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर भी होंगी। टूर्नामेंट में खेले गए पिछले मुकाबलों में कुल 7 में से 3 गोल मेसी के शॉट से निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात अगर नीदरलैंड्स की करें तो ये टीम लंबे समय से अजेय चल रही है। टीम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। ग्रुप स्टेज में भी नीदरलैंड की टीम का प्रदर्शन कमाल का रहा है। नीदरलैंड्स ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। इसके बाद इक्वाडोर के खिलाफ खेला गया दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा था। तीसरे मैच में डच टीम ने कतर को 2-0 से मात देकर अंतिम 16 में जगह बनाई। नीदरलैंड्स की टीम की खासियत उसका डिफेंस है। डच टीम छोटे छोटे पास की मदद से किसी भी टीम को पटखनी देने का मादा रखती है। अब दोनों टीमों की कोशिश क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के अंतिम 4 में जगह बनाने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिट इंडिया मोबाइल ऐप को महज 1 साल के भीतर 50 लाख से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। फिट इंडिया ऐप को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए 29 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप के प्रयोग से शारीरिक फिटनेस का आकलन करने, फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने, स्लीप ट्रैकर, पानी और कैलोरी के सेवन पर नजर रखने के साथ साथ फिट इंडिया क्विज जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया है। दैनिक जीवन में खेलकूद के साथ फिटनेस जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई फिट इंडिया मुहिम से आम जन जीवन लगातार जुड़ रहा है। फिट इंडिया को जन जन तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किए गए फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को भी अपार सफलता मिल रही है। फिट इंडिया ऐप को महज 1 साल के भीतर 50 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए 19 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। पिछले 1 साल में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का प्रयोग स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस का आकलन करने, फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने, स्लीप ट्रैकर, पानी और कैलोरी के सेवन पर नजर रखने के साथ साथ फिट इंडिया क्विज जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध फिट इंडिया ऐप को WHO के द्वारा भी मान्यता दी गई है। ये मोबाइल ऐप उपयोगकर्ता के फिटनेस के स्तर का परीक्षण करता है। साथ ही परीक्षण परिणामों के आधार पर यह ऐप उपयोगकर्ता को फिटनेस स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव प्रदान करता है। वर्तमान में देश भर के 250 से अधिक फिटनेस इन्फ्लुएंसर फिट इंडिया एम्बेसडर के रूप में इस ऐप से जुड़े हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से की गई थी। पिछले 2 वर्षों में फिट इंडिया मूवमेंट अपने विभिन्न फिटनेस अभियानों जैसे फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन, फिट इंडिया क्विज और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों तक पहुंचा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए
और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। वक्त आ गया है एक बुलंद और निर्णायक G20 का, भारत की अध्यक्षता का। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। और अब बात हेरिटेज वॉक की। और हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी। लेपाक्षी को यहाँ के मंदिरों और पौराणिक मान्यताओं के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। लेपाक्षी मंदिर में ही एक हवा में लटकने वाला रहस्यमयी खंभा भी मौजूद है, जो कि लोगों को अचंभित कर देता है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का लेपाक्षी यहाँ के मंदिरों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। लेपाक्षी की पौराणिक महिमा इसे धार्मिक आध्यात्मिक जगहों में एक खास स्थान दिलाती है। यहाँ की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और बेजोड़ नक्काशी किसी का भी मन मोह लेती है। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिनमें से एक खंभा जमीन पर नहीं टिका हुआ है, बल्कि वो रहस्यमयी तरीके से जमीन से करीब आधा इंच ऊपर हवा में लटका हुआ है, जिसकी वजह से इस मंदिर को ये नाम मिला है। भगवान वीरभद्र यहाँ के इष्ट देव हैं, जो भगवान शिव का ही एक क्रूर रूप है। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में हुई बेहतरीन नक्काशी के अलावा यहाँ भगवान नंदी की एक विशाल प्रतिमा भी मौजूद है, जिसे एक बड़े पत्थर को तराशकर बनाया गया है। माना जाता है कि भगवान नंदी की ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। यहाँ भगवान शिव, विष्णु, रघुनाथ, राम और अन्य कई देवी देवताओं को समर्पित पूजा स्थल मौजूद है। यह मंदिर परिसर एक छोटी पहाड़ी कुर्मा सेलम पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 16वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था और यह मंदिर रामायण काल से ही यहाँ मौजूद है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने दूर दूर से लोग लेपाक्षी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विज्ञान जगत की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंप्यूटर सिमुलेटर की, जिसकी मदद से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार ADHD से जूझ रहे किशोरों को सुरक्षित ड्राइविंग करने में मदद मिलेगी। इस सिमुलेटर की मदद से ADHD से पीड़ित लोगों की ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना में कमी आने की उम्मीद है। ADHD से जूझ रहे किशोरों की ड्राइविंग में मदद के लिए अमेरिका के ओहायो राज्य में एक बेहतरीन कंप्यूटर सिमुलेटर तैयार किया गया है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकार है, जिसमें व्यक्ति को किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या आती है। ड्राइविंग करते समय ADHD से पीड़ित लोगों का जब सामने सड़क पर देखने के बजाय ध्यान भटक जाता है, तो उन्हें कम से कम समय में वापस ध्यान लगाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह कंप्यूटर सिमुलेटर उन्हें जल्दी से अपना ध्यान सामने सड़क पर केंद्रित कराने की ट्रेनिंग कराता है। ओहायो के सिंसिनाटी शहर में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर के डॉक्टर जेफरी एप्स्टीन ने इस अध्ययन के बाद बताया कि यह सिमुलेटर ADHD से जूझ रहे किशोरों के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है।
What we found is that this intervention significantly हमने पाया कि इस हस्तक्षेप के बाद रोड से लंबे समय तक ध्यान भटकने की घटनाएं काफी कम हो गई, चाहे फिर वो सिमुलेटेड ड्राइविंग की बात हो या सड़क पर असल ड्राइविंग की। अब तक ऐसा कोई हस्तक्षेप हमने नहीं देखा था जिससे इनके ड्राइविंग के दौरान के जोखिम को कम किया जा सके। यह पहला ऐसा हस्तक्षेप है जो वास्तव में ड्राइविंग के दौरान के खतरे को कम करता है। इस स्टडी में हिस्सा लेने वाले लोगों को आंखों को मॉनिटर करने वाला चश्मा पहनाया गया, जिससे इनकी आंखों और सिर के मूवमेंट पर ध्यान रखा गया। पहले जहां हर 15 मिनट में 25 से भी ज्यादा बार ADHD से जूझ रहे लोगों का तय समय से ज्यादा देर तक ध्यान भटक रहा था, वहीं इस ट्रेनिंग के बाद यह कम होकर हर 15 मिनट में 15 से 16 पर आ गया। स्टडी के मुताबिक इस सिमुलेटर से ट्रेनिंग करने के बाद दुर्घटना के समय ADHD से पीड़ित लोगों के ध्यान भटकने में 24% तक की कमी आई। दुनिया भर में करोड़ों किशोर इस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिनके लिए इस तरह की तकनीक बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। चलिए अब आपको लिए चलते हैं सिने जगत की ओर। और आज हम बात करेंगे रोहित शेट्टी की नई फिल्म सर्कस की। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। रोहित शेट्टी अपनी धमाकेदार कॉमेडी वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म सर्कस में रणवीर सिंह मुख्य किरदार निभा रहे हैं। कोई फैन आपका चहेता द इलेक्ट्रिक मैन। हाल ही में रोहित शेट्टी की नई फिल्म सर्कस का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म में बॉलीवुड के एनर्जी किंग कहे जाने वाले रणवीर सिंह मुख्य किरदार निभा रहे हैं। रणवीर इस फिल्म में डबल रोल करते नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर कॉमेडी और मजेदार डायलॉग से भरपूर नजर आ रहा है। ये जो मेरे साथ होता है उसे क्या कहेंगे? कुदरत का करिश्मा कहेंगे और क्या कहेंगे। 90 के दशक के ट्विस्ट के साथ ट्रेलर में सर्कस फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प लग रही है। ट्रेलर में परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग और मजेदार पंच लोगों को ट्रेलर देखने पर मजबूर कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा वरुण शर्मा, पूजा हेगड़े, जॉनी लीवर और जैकलिन फर्नांडीज अहम भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर में सभी कलाकारों का मजेदार अभिनय देखने को मिल रहा है। अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाने वाले संजय मिश्रा भी आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। निर्देशक रोहित शेट्टी अपनी धमाकेदार कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, तो जनरेटर बन गया। ट्रेलर देखने के बाद फैंस फिल्म सर्कस की कॉमेडी का मजा लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। मेरा भी हमशक्ल होगा क्या? और फिल्म के बाद बात मौसम की। मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी की गई है उसके अनुसार अगर हम घने कोहरे की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा पड़ सकता है और भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है उत्तर तटीय तमिलनाडु के लिए और साथ ही साथ पुदुचेरी के लिए। इसके अलावा भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है तमिलनाडु के कुछ इलाकों के लिए और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों के लिए और रायलसीमा के लिए और साथ ही साथ दक्षिण तटीय कर्नाटक और केरल के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आइए अब विभिन्न शहरों का तापमान देख लेते हैं।
तो इसके साथ ही नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। वक्त हो चला अब आपसे विदा लेने का। और जाते जाते जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ कुछ ऐसे दृश्यों के साथ छोड़ के जाते हैं जो आपके लिए आपके दिन को सुखद बनाए। तो आज के ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये ब्राज़ील के साओ पाउलो के हैं, जहां लोग 91 मीटर लंबे विशालकाय फेरिस व्हील का आनंद ले रहे हैं। देखिए इसकी कुछ झलकियां। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।